जय श्री राम। दोस्तों, सुनने में आया है कि ये जो 6 ग्रहों की युति 29 और 30 मार्च को होने जा रही है, इस युति की वजह से दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि हो सकता है दुनिया ख़त्म ही हो जाए। तो अगर ख़त्म हो जाए तो अंतिम बार जय श्री राम, और अगर परमात्मा की कृपा से बचे रहे तो इस युति को कैसे देखना चाहिए, किस पर इसका बुरा असर पड़ेगा और किस पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। होने क्या वाला है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए जी, मीन राशि जिसे 12वीं राशि कहा जाता है, उस राशि में 6 ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं। उनमें शनि महाराज है, उसमें शुक्र है, बुध है, राहु है, सूर्य है और चंद्रमा भी कुछ समय के लिए आएगा। तो इस स्थिति में जैसा मैंने आपको कहा कि इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो जाए तो कुछ तो है जो यूनिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कभी कभी होने वाली घटना है, एक ही राशि में इतने इतने ग्रहों का आना। तो उस आधार पर इस पर चर्चा तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन चर्चा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि इस युति को कैसे देखना है, किन लोगों के लिए ये युति बहुत लाभदायक होगी। तो पहले तो ये युति भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब बात कर रहे हैं तो पता तो होना कि युति होती क्या है। युति मतलब एक राशि में 2 ग्रहों का अब करीब बैठना, पास पास बैठना। इससे क्या होता है, इसे देखिए, एक ग्रह का जो परिणाम देने का तरीका है, जो उसकी सिग्निफिकेशन है और जो दूसरे ग्रह की सिग्निफिकेशन है, अगर साथ बैठेंगे तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी या एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार आइडियल चार्ट में एक अच्छे कुंडली में ग्रहों का बिखरा हुआ होना, अलग अलग राशियों में बैठना फ़ायदेमंद है। जैसे इन्वेस्टमेंट के टाइम पर कहते हैं ना कि अपने फ़ंड को डाइवर्सिफाई करके रखो, अलग अलग स्थान पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा है। एक ही घर में अगर सब आप इन्वेस्ट कर देंगे तो उसमें नुकसान और फ़ायदा दोनों एक्सट्रीम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो युति को, इतने सारे ग्रहों की युति को शास्त्र ने शुभ नहीं माना। किताबों में योग बनते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, गोल योग है, अवयोग है, और ऐसे ही एक योग है, नाम क्या, शूल योग है। तो मतलब कम राशियों में ज़्यादा ग्रह अगर बैठ जाएं तो हम उसको शुभ नहीं मानते, और मैं नहीं, मतलब शास्त्र उसमें लिखा है कि उसको शुभ नहीं लेना चाहिए। इस वजह से जो बालकों का जन्म इस दौरान होना है, 29 को, 30 को या 10-15 दिन आगे पीछे, उनके लिए चार्ट बनाते वक्त या उनकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो 6 ग्रह हैं या 5 ग्रह हैं, ये किस भाव में आप उन्हें दे रहे हैं। ठीक है, किस भाव में आप उन्हें दे रहे हैं, परमात्मा किस भाव में उन्हें दे रहे हैं, तो वो देखना ज़रूरी हो जाता है कि इस बच्चे के जीवन में इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, शायद 1962 की बात है या 58 की बात है, उस समय भी लगभग इसी तरह से 7-8 ग्रहों की युति हुई थी फरवरी के महीने में। तो ऐसी कुंडलियाँ आई है हमारे पास जिनमें इतने सारे ग्रह, यहाँ तो 6 हैं, 6 से भी ज़्यादा, 7 ग्रह इकट्ठे थे। तो जब उस जातक से बात की गई तो निश्चित ही उसने अपनी लाइफ में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। चढ़ाव भी बहुत देखा है, मतलब अचानक से उन्नति हो गई, मैं बहुत ग्रो कर रहा था। जिस जातक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर इस युति पर आते हैं। जातक ये बता रहे थे कि सर, एक समय ऐसा था कि मैंने अपनी मेहनत से, मेरे अंडर 200 लोग काम कर रहे थे और मैं कंपनी होल्ड कर रहा था और बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर सडनली कुछ ऐसी इवेंट हुई कि मुझे कंपनी छोड़कर और इवन देश छोड़कर भागना पड़ा, और फिर विदेश में मैं पेट्रोल पंप पर, गैस स्टेशन पे काम कर रहा था, पेट्रोल डाल रहा था गाड़ियों में और वो स्टोर्स वहाँ रन कर रहा था। फिर उसके बाद फिर समय बदला, थोड़ा चीज़ें सुधरी तो मैं वापस आया और फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो मतलब कहने का ये है कि उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुए, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी स्विंग्स आई। तो जब मल्टीपल प्लैनेट कंजंक्शन होता है और अगर आपकी पत्रिका में और आपका जन्म उसी दौरान हुआ है, तो फिर उस कंडीशन में हम बोलते हैं आपके जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों बहुत ज़्यादा आएंगे। और जिस कुंडली में ग्रह छितरे हुए होते हैं, छितरे मतलब 2 इधर 1 इधर 2 इधर ऐसे करके फैले हुए होते हैं, उस कुंडली की शास्त्र भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि इसमें समग्र विकास
जीवन के हर सेक्टर में प्रॉपर ग्रोथ होना, उसकी संभावनाओं को बल मिलता है। देखिए, जिस युति की आज हम बात कर रहे हैं उस युति में 3 शुभ ग्रह आने वाले हैं। चंद्रमा होगा, शुक्र होगा, बुध होगा, और 3 ही क्रूर ग्रह आने वाले हैं। राहु होगा, सूर्य होगा, शनि होगा। तो जो जिसके ज़्यादा करीब होगा उसका प्रभाव वो ज़्यादा लेगा। ठीक है। इस युति में एक बात और ध्यान देने वाली है। हम राशि की तो बात कर ही रहे हैं, राशि के साथ साथ वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये युति मोस्टली प्लैनेट इस युति में एक नक्षत्र में पड़ने वाले हैं जिसका नाम है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद बहुत शुभ नक्षत्रों में काउंट होता है। मीन राशि भी बहुत शुभ राशि में काउंट होती है। प्लस अगर मैं उत्तरा भाद्रपद की बात करूं तो ये ध्रुव नक्षत्र कहलाता है, यानी फिक्स नक्षत्र कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस दौरान जो जो काम होंगे, ये 2 दिन की ही अवधि है, लेकिन जब उत्तरा भाद्रपद में बहुत सारे ग्रह होते हैं तो हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप ऐसा काम करिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जैसे मकान खरीदना, जैसे घर की नींव डालना या घर में आपका एंटर करना। ऐसा बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हम चाहते हैं कि यार एक बार और बार बार उसकी ज़रूरत ना पड़े, तो उसमें इस तरह के नक्षत्र को लेते हैं। तो जब बहुत सारे ग्रह उस नक्षत्र में आ जाएंगे तो उन सभी भावों के लिए, जिन भावों के वो ग्रह अधिपति है, वहाँ के लिए तो शुभ फलदायी होने चाहिए, अच्छा परिणाम देगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। इसे हम ऐसे देखना चाहिए। जब 2 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो एक का फ़ायदा एक का नुकसान होता है। इसको इस तरह समझिएगा कि जब 2 अलग अलग एनर्जी के सोर्स आसपास आते हैं तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जो पोटेंशियल होता है उस तरफ एनर्जी मूव करती है। उसी आधार पर जब एक बली ग्रह के साथ एक कमज़ोर ग्रह बैठता है तो कमज़ोर ग्रह को फ़ायदा मिलता है। तो जब ये 6 ग्रह इकट्ठे होंगे तो किसे फ़ायदा होने वाला है? सबसे पहले तो इसमें एडवांटेज रहने वाली है शुक्र को। शुक्र यहाँ पर उच्च का विराजित है, उसके साथ बुध महाराज होंगे जो नीच के हैं। तो जो नीच का ग्रह है, जिसका यानी पोटेंशियल सबसे कम है, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। शुक्र यहाँ पर अपनी राशि से 11वें बैठा है, वृषभ राशि से, तो उसको फ़ायदा होगा। कहने का मतलब ये है कि जिन जिन का वृषभ लगन है उनके लिए ये गोचर बहुत शुभ होने वाला है। किसी युति के फलित के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो युति किस भाव में बन रही है। तो अलग अलग लग्नों के लिए ये अलग अलग भाव में होगी। अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको कहूँ तो वृषभ लगन के लिए ये युति 11वें भाव में होने वाली है। 11वें भाव में मल्टीपल प्लैनेट्स का होना शुभ माना गया है। उस आधार पर वृषभ राशि वालों को तो बिल्कुल घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए तो ये गोचर अच्छा होने वाला है। मीन राशि, जहाँ पर ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न या उनको क्या कहूँ, भ्रमित होने की संभावना उनकी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस राशि में ये इतने सारे ग्रह हो रहे हैं और यदि आपका जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है तो आपके केस में भी ये होने वाला है कि आपके पास दिग्भ्रमित होना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होना, मल्टीपल प्लैनेट का इकट्ठे चलना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बात और, जिनका भी वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, इन 6 लग्नों के लिए और इन 6 राशि वालों के लिए भी इनके त्रिकोण के स्वामी तीनों एक ही राशि में चल रहे हैं। 29 और 30 तारीख को शनि, बुध, शुक्र तीनों की युति मीन में होगी। इसका अर्थ ये है कि तीनों त्रिकोण के स्वामी साथ में होना, इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो जिन 6 लग्नों की और 6 राशियों की मैंने बात की, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा राशि के नाम दोहरा देता हूँ। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ, इन राशियों के लिए ये समय खराब नहीं होने वाला, हानिप्रद नहीं होने वाला, उनके लिए शुभ है। अब आ जाते हैं कि इन तीनों के अलावा जो बाकी राशियाँ बच गई और या बाकी लग्न बच गए, उनको हमें कैसे देखना चाहिए। तो जिन राशियों से भी, जैसे मैंने अभी धनु के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। धनु के लिए ये युति 4थे भाव में होने जा रही है। धनु के लिए जब 4थे भाव में इतनी सारे ग्रहों की युति होगी तो वहाँ पर अच्छा परिणाम उनको भी देखने को मिलेगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का कारण मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने धनु राशि वालों के लिए कहा कि ये समय अच्छा है, क्योंकि इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा जिसको मैं अभी यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। तो धनु वालों के लिए भी कुल मिलाकर समय अच्छा है। केवल मीन के लिए ये है कि आपको दिग्भ्रमित होने की संभावना ज़्यादा है।
दूसरा, जिनकी भी वृश्चिक लगन या राशि है, उनके पंचम भाव में ये सब ग्रहों की युति होने वाली है। जब पंचम भाव में मल्टीपल प्लैनेट चलते हैं तो भी निर्णय लेने की शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। तो और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि उस समय आध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है, सब कुछ छोड़ने का मन करता है कि यार सब बेकार है। एक बात और समझिएगा, मीन राशि मुक्ति की राशि है, आखिरी राशि है। जब वहाँ पर बहुत सारे भावों के स्वामी इकट्ठे बैठ जाएं तो हम कहते हैं आप उन सब से निवृत्त होना चाहते हैं। निवृत्त मतलब फ्री होना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है, कई बार होता नहीं है कि कोई झगड़ा चल रहा हो किसी सामान को लेकर और एंड में जब आप फ्रस्ट्रेटेड फील करें तो आप कहते हैं तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए यार, दिमाग ख़राब कर रखा है इस सामान ने, इसके चक्कर में हमारे रिलेशन ख़राब हो रहे, तुम ही रख लो या छोड़ो इसको, मुझे चाहिए ही नहीं। ये एटीट्यूड बढ़ सकता है क्योंकि ये 6 ग्रह मीन राशि में। अब किस तरफ बढ़ेगा, 6 ग्रह हैं तो क्या पूरी कुंडली के लिए, सबके लिए, सब भावों के लिए ऐसा होने वाला है? तो उत्तर है ऐसा नहीं है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है, यदि वो इन 6 में से कोई एक है, सूर्य की आपकी दशा हो, बुध की हो, शुक्र की हो, शनि की हो, राहु की हो, चंद्रमा की हो, तो आप ये देखिए आपकी कुंडली में वो ग्रह किस भाव का स्वामी है। उस भाव को लेकर निवृत्ति का भाव जागृत होता है। जैसे अगर मान लीजिए 12वें घर का स्वामी इनमें से कोई एक है और उसकी दशा आ रही है या उसकी दशा चल रही है, तो हम कहेंगे इस समय आपको भोग में मन नहीं लगेगा। हर चीज़ का जो भोग आप कर रहे थे उससे आप निवृत्त हो जाएंगे कि बस देख लिया, अब इसमें कुछ नहीं है। तो जिस भाव का वो स्वामी है उससे निवृत्त होने का रहेगा। अगर दशम भाव का स्वामी है, मान लीजिए सूर्य, उसकी दशा चल रही है, आपका वृश्चिक लगन है, तो हम कहेंगे काम धंधे से फारिग होने का सोचेंगे, इसको छोड़ने का सोचेंगे। हालांकि ये गोचर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, लेकिन जिस भाव में भी होगा ये, मतलब मीन राशि क्योंकि निवृत्ति की राशि है तो ये इसको इंडिकेट करती है। इसके साथ एक और ज़रूरी चीज़ जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी जन्म कुंडली में वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है मीन राशि में। क्योंकि जब इतने सारे ग्रह उसके ऊपर से गुजरेंगे तो उसका प्रभाव ना ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि जिनकी मीन राशि है, अब मीन राशि किसी की कब होती है? जब चंद्रमा वहाँ पर हो, यानी नेटल प्लैनेट अगर आपका कोई मीन राशि में है और उसके ऊपर इस तरह के ग्रहों की युति या जमावड़ा निकले, तो वो उस भाव को लेकर आपको अभी कोई निर्णय नहीं लेना है। वो ग्रह जिस घर का मालिक हो, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लीजिए मेष लगन है, आपकी कुंडली में शुक्र वहाँ विराजित है, कहाँ? मीन राशि में। अब मीन राशि पर इतने सारे ग्रह उसके ऊपर से गुजर रहे, तो हम बोलेंगे कि 29-30 तारीख मार्च को, उसे 10 दिन पहले 10 दिन बाद तक कोशिश कीजिए कि विवाह से संबंधित कोई निर्णय ना ले, बिजनेस पार्टनरशिप को अवॉइड करें। अच्छा, विवाह का भी एक बात मैं आपको बताऊं, विवाह हम करते जिस भी दिन है, रोका या लड़की पसंद लड़का पसंद हम काफ़ी टाइम पहले कर लेते हैं, 2-3 महीने पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर विवाह करने में कोई मनाही नहीं है, ज़रूर कीजिए, लेकिन जो कमिटमेंट कर रहे हो आप, यानी रोका या सगाई कर रहे हैं, उससे बचिएगा कि इस टाइम पीरियड पे वो ना हो। तो नेटल प्लैनेट वहाँ जो बैठा है मीन राशि में, अगर आपकी पत्रिका में है तो उसके ऊपर से इन ग्रहों के जमावड़े के निकलने की वजह से वो जिस ग्रह जिस भाव का अधिपति है उसको लेके स्ट्रेस होने के योग बनते हैं। अब इन सब से ऊपर, ये तो एक ग्रह था भाई, मेरी कुंडली में तो सारे ग्रह अलग अलग बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में ग्रह अलग होंगे, मेरी कुंडली में अलग है, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा उसकी कुंडली में ग्रह अलग है, तो हम तीनों में कैसे पता लगेगा कि ये मीन राशि का गोचर किसके लिए ज़्यादा खराब है और ज़्यादा अच्छा? तो भैया शास्त्रों में इसके लिए बहुत सिंपल सूत्र दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अष्टक वर्ग खोलना है, समुदाय अष्टक वर्ग बोलते हैं उसको, सर्वाष्टक वर्ग भी बोलते हैं, ये आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। आप उस सॉफ्टवेयर को खोलिए, देखिए मीन राशि में कितने पॉइंट है। अगर मीन राशि में 28 से अधिक पॉइंट है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी करने का टाइम है। अगर उस राशि में 24 से 28 के दरमियान स्कोर है तो आप मान के चले कि ये गोचर कोई विशेष लाभकारी नहीं होगा, सामान्य रहेगा। लेकिन अगर ये 24 से भी कम है, उस परिस्थिति में ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा, चैलेंजेस लेकर आएगा। तो आसान तरीका है, आप अपने अष्टक वर्ग में देखिए मीन राशि में कितने बिंदु हैं और जितने बिंदु हैं उसके आधार पर डिसाइड कीजिए कि ये गोचर मेरे लिए कैसा जाएगा। ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि अष्टक वर्ग जो बनाया जाता है वो आपके नेटल प्लैनेट, आपकी जन्म कुंडली में जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हैं उसके आधार पर बनाया जाता है।
तो वो आपको एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि इस गोचर से कितना घबराना चाहिए, कितना नहीं। ठीक है। और तो अभी जो मैंने कहा उसको अगर मैं सम अप करूं तो मैं ये कहूँगा कि 2, 3, 6, 7, 11, 10 यानी कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ के लिए गोचर घबराने वाला नहीं है। धनु के लिए घबराने वाला नहीं है। धनु के लिए क्यों नहीं घबराने वाला? क्योंकि अगर आज के टाइम में मैं ग्रहों की स्थिति देखूं तो धनु राशि को अच्छे खासे पॉइंट मिल रहे हैं सर्वाष्टक वर्ग में, तो वो आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। एक यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्योंकि फिर हम 12 एक बार चेक करेंगे कौन कौन से रहेगा, उस पर भी बात कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये गोचर 6 ग्रहों का होगा तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि में होगी और वृषभ राशि में बृहस्पति महाराज बैठे। तो एक बार के लिए लगता है कि मीन राशि पर शनि का गोचर, मीन के अधिपति यानी लॉर्ड के ऊपर गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि, धनु राशि पर गुरु की दृष्टि, यानी गुरु की जितनी भी राशि और गुरु स्वयं उन सब को शनि ने जकड़ रखा है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटेंस हो सकती थी, पर इस केस में नहीं है, क्योंकि गुरु की डिग्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 20 से ऊपर है। और शनि महाराज अभी कुंभ में उस दौरान मीन में क्षमा कीजिएगा, उस दौरान एंटर ही करेंगे, तो उसकी डिग्री 0, 1, 2 के आसपास रहने वाली है। तो यानी इस शनि का प्रभाव, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पूर्ण रूप से नहीं आ रही, और नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि इन राशि वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये दृष्टि पूर्ण रूप से आती तो ज़रूर हम कहते कि धनु और मीन राशि वाले लोगों के लिए ये जो समय आ रहा है ये काफ़ी अनिष्टप्रद हो सकता है, चैलेंजेस लेके आ सकता है, पर फिलहाल वो स्थिति नहीं बन रही है। मेष की बात करें तो एक बात और मैं आपको बताऊं कि चलिए 6 ग्रह तो यहाँ साथ में बैठ गए, बाकी ग्रह कहाँ गए? तो मंगल और गुरु से अगर हम इस युति को देखें, आज के मंगल और गुरु से, तो हमें पता लगता है कि गुरु से 11वें भाव में ये सारे ग्रह तो हमारे लिए फेवरेबल है। किसी भी ग्रह से 11वें भाव में इतने सारे ग्रह आना मतलब उस ग्रह को फ़ायदा रहेगा, लाभ रहेगा। तो धनु मीन वालों के लिए कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। मीन वालों को बस वो जो मैंने कहा पदभ्रष्ट या नहीं समझ आना कि क्या निर्णय ले, उसकी संभावना बढ़ जाती है। मंगल से अगर हम देखें, यानी मेष राशि वालों के लिए या वृश्चिक राशि वालों के लिए हम इसको कैसे लेंगे? मेष राशि का स्वामी मंगल है, उससे 10वें घर में सारे ग्रह गए, तो उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि दशम भाव में ग्रहों का गोचर सामान्यतः शुभ लिया जाता है। सूर्य का गोचर तो दिग्बली हो जाता है, तो सूर्य तो फायदा ही देता है। राहु का दशम भाव में गोचर बड़ा शुभ लिया गया है। ठीक है, उस आधार पर मेष राशि के लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो किसके लिए चिंता की बात है? मीन के लिए थोड़ा है, वृश्चिक के लिए थोड़ा ध्यान देने की बात है, क्योंकि पंचम भाव पर उसकी दृष्टि आ रही है। सिंह राशि, जिनकी सिंह राशि है, उनके लिए ग्रहों का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। उनका लग्नेश स्वयं अष्टम भाव में होगा। तो ये एक राशि है जिसके लिए मैं कहता है कि आपको थोड़ा शांत रहकर एकाग्रचित होकर काम करने की आवश्यकता है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, थोड़ा समय का गोचर है, निकलने दीजिए। दशा अच्छी रही तो इसको आप आसानी से कंपनसेट कर लेंगे। तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है सिंह राशि और सिंह लग्न वालों को। बाकियों के लिए गोचर कोई नुकसानदायक नहीं है। और जैसे मैंने कहा, नेटल प्लैनेट देखिए, अष्टक वर्ग का स्कोर देखिए, साथ में ये किस भाव में युति आ रही है उस युति पर ध्यान दीजिए। इन सबको अगर आप देखेंगे तो आप तसल्ली से किसी भी गोचर का परिणाम बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि काफ़ी डर ख़त्म हो गया हो जो ये मीन राशि में मल्टीपल प्लैनेट के गोचर की वजह से बताया जा रहा है। यदि हाँ तो लाइक करना मत भूलिएगा। जो इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर और भी बहुत सारे ज्योतिष के वीडियो है, दिलचस्प वीडियो है, नॉलेज गिविंग वीडियो है, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।